हेलो साथियों। तो आज की हमारी क्लास है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है यानी उपन्यास है राग दरबारी। आज हम इसको पढ़ेंगे। मैंने इसको तैयार किया। ये देखो मेरे पास पुस्तक है राग दरबारी की यानी उपन्यास है। मैंने इसको पढ़ा। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के अनुसार मैंने इसमें से प्रश्न निकाले, तैयार किए। ये देखो हैंड नोट्स बनाया। हैंड नोट्स बनाने के बाद में मैंने आपके लिए ये क्लास तैयार की। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और कुछ माइनस प्लस करना हो वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो साथियों देखते हैं हम सीधी बात नो बकवास करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं कि राग दरबारी। अब पूछ लिया जाए राग दरबारी किसका उपन्यास है, तो बेसिक वैसे तो सबको पता है, सबने पढ़ लिया है, लेकिन कभी कभी ना पेपर के समय पे इतना हमारे दिमाग पे प्रेशर रहता है कि हम आती हुई चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो हमें उसी हिसाब से इस चीज को देखना है। इस उपन्यास को मैंने पढ़ा, मैंने 2 3 बार पढ़ लिया इसको, लेकिन जब भी पढ़ती हूँ तब ऐसा लगता है कि हाँ फिर नया है कुछ, इसमें फिर कुछ नया मिला मुझे, फिर कुछ नया मिला। लेकिन फिर भी मैंने छोटी क्लास ली के अकॉर्डिंग अनुसार ही मैंने प्रश्न को तैयार किया है। तो आप देखो, बताना फिर कैसी लगी ये क्लास। कि उपन्यास राग दरबारी। कथा मैं आपको बताऊं, अगर इसका कथानक बताऊं तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो आप एक बार वीडियो देख लेना। उस पे कथानक पे क्या है, इसमें क्या नहीं है, किस किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार है ना, वो चीज आप देख सकते हैं। मैं सीधे पेपर के अनुसार ही मैंने इसको तैयार किया है, तो वही मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो शुरुआत होती है हमारी उपन्यास राग दरबारी। इसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। श्री लाल शुक्ल इसके लेखक हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन काल कब है? 1968। 1968 में इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1968 में इस उपन्यास का प्रकाशन होता है। उसके बाद में श्रीलाल शुक्ल के जन्म के बारे में देख लेंगे, जन्म और मृत्यु कब है। तो श्रीलाल शुक्ल की जन्म 1925 में और मृत्यु 2011 में। 2011 में श्रीलाल शुक्ल की मृत्यु हो जाती है। आगे हम चलते हैं। ये देखो मैंने यहाँ से अपने तैयार किया किस उपन्यास, यह राग दरबारी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। जिसके लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। इनका जन्म है 1925, मृत्यु है 2011। ये हमें श्री लाल शुक्ल जी के बारे में पता चला। इसके बाद में थोड़ा सा हम इनके वो जो उपन्यास हैं, समस्त उपन्यास हैं, मैंने उनको यहाँ लिखा है, क्योंकि अगर हम किसी लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उनके जिस रचना पे हम चर्चा कर रहे हैं उस रचना के अनुसार और भी रचना है। रचना तो इनकी और है, नाटक है ना, ये सब है, बट मैंने उपन्यास को यहाँ पे लिखा है। तो इनका पहला उपन्यास कौन सा है? सोनी घाटी का सूरज। सोनी घाटी का सूरज 1957। ये हमें याद रखनी है। इनका प्रकाशन भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है ना। तो मैंने इसीलिए उपन्यासों को यहाँ पे लिखा है। सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी जिसको हम पढ़ रहे हैं 1968, है ना। सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी तीसरे नंबर पे आता है 1968। उसके बाद में सीमाएं टूटती हैं 1973, आदमी का जहर 1974, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। इसके बाद में राग विराग 2001। 2001। तो हमने देखा इनके उपन्यास देखे। सीमा सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968। इसके बाद में आपको सीमाएं टूटती हैं 1973, आदमी का जहर 1974, सही लिखा है मैंने, हाँ। मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, राग विराग 2001। हमें ये क्लास में ही याद करने हैं, हमें बार बार रिवीजन करना पड़े, क्योंकि यही तथ्य पूछे जाते हैं। अधिकतर तथ्य पूछा, पिछला पेपर देखा था आपने जो अब कैंसिल हो गया यूपी हायर का, क्योंकि री एग्जाम में आपने देखा तथ्य पूछे हैं, जबकि हमने खूब पढ़ा, मेहनत की थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं आया था। लेकिन अब
अब सिलेबस में ऐसे ही आएगा, ज्यादातर देखा सुनने में आ रहा है कि सिलेबस अब पेपर टफ होगा। अब आप नहीं कह सकते कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आया, है ना, सब कुछ सिलेबस से आया, है ना। तो अब देखो विश्रामपुर का संत, ये उपन्यास उन्होंने लिखा 1998 में। इसमें थोड़ा सा विशेष हम देखेंगे कि विशेष के इस पे श्रीलाल शुक्ल जी को व्यास सम्मान मिला। और उसके बाद में इसमें किसका वर्णन किया है श्रीलाल शुक्ल ने, यह महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को केंद्र में रखकर लिखा है। विश्रामपुर का संत 1998, श्रीलाल शुक्ल ने महामहिम को राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को केंद्र में रखकर लिखा है ना। ये आया। उसके बाद में अब चलते राग दरबारी। अब हम करेंगे राग दरबारी पे बात। बताने को मैं सारे उपन्यासों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती, लेकिन फिर उसके लिए समय, और फिर इतना नहीं पूछेगा, जो रचनाएं इतनी लगी 70 प्रश्न इसी में से बन जाएंगे। 30 प्रश्न जीएस के आने हैं और 70 प्रश्न आपके सिलेबस में से आते, तो सिलेबस ही इतना बड़ा है, किसी में से बन जाएंगे। आपके 13 तो उपन्यास लगे हुए हैं, 6 नाटक लगे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है शायद कहानी अभी 13-14 में ये मतलब वो ध्यान नहीं रहा है कितनी है, और इतनी लगी हुई है ना। तो 70 प्रश्न बनना बहुत मतलब ये इनफ है हमारे लिए सिलेबस में से। तो उसके बाद में साथी देखते हैं कि राग दरबारी 1968, इसका नाट्य रूपांतरण, ये शासन ये हम देखेंगे राग दरबारी 1968, इसका नाट्य रूपांतरण किसने किया। अब पूछ लिया राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किसने किया था, तो गिरीश रस्तोगी ने किया था। किस नाम से किया था, रंगनाथ की वापसी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिरीश रस्तोगी और आपके ये रंगनाथ की वापसी, ये हमारे लिए विशेष है। इसके बाद में ये हमने देखा। अब हम चलते हैं आगे। अब वो राग दरबारी उपन्यास में किसी गांव का चित्रण किया गया है, क्या है, कौन सा गांव है इसके केंद्र में, वो हम देखेंगे कि सिप्पाल गांव का चित्रण किया गया है इसमें, है ना। सिप्पालगंज का इसमें चित्रण किया गया है। अब इसमें कहानी कब से शुरुआत की इन्होंने, कब से लिखना प्रारंभ किया इस उपन्यास को, कब तक लिखा, कब प्रकाशन हुआ, और इस पे कौन सा पुरस्कार मिला, हमें ये याद रखने। ये तो आपकी समझिए पेपर के अनुसार ही मैंने वही चीज नोट की है जो पेपर में आ सकते हैं, जिनकी संभावना है ना। तो अब ये देखो कि सिप्पालगंज का, इसमें सिप्पालगंज का चित्रण किया गया है, सिप्पालगंज का इसमें चित्रण किया गया है। इसको 1964 में लिखना प्रारंभ किया था, 1967 में इन्होंने इसको लिखा और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ, है ना। अब देखते हैं आगे कि सिप्पालगंज गांव का चित्रण इसमें 1964 से लेकर वो लिखना प्रारंभ किया, 1967 तक इन्होंने लिखा, पूरा कर लिया। 1968 में इसका प्रकाशन होता है। 1969 में ये आ गया हमारे, 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। 1998 में विश्रामपुर का संत पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था, और 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। अब इस नाटक में और क्या विशेष है कि इसको 35 परिच्छेदों में विभाजित किया गया है। यानी जैसे कि देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास उपन्यास है, ऐसे करके दिया, देखो 1 नंबर लिखा है, 1, है ना। ऐसे ही लास्ट में हम जाएंगे तो 35 तक है ये, कहीं कहीं इसको 36 देता है, 36 का मैं रीजन बताऊंगी क्या है इसमें 36 का, है ना। अभी 1 मिनट में 35, ये देखो ये आ गया, कहाँ गया, कहाँ, ये 35, ये 35 है ना, ये दिख रहा है आपको 35। तो परिच्छेदों में इसको बांटा गया है। लास्ट में जो दिया है इन्होंने, लास्ट में दिया है ये पलायन संगीत नाम से, पलायन संगीत शीर्षक रखा है लास्ट वाले चैप्टर भाग का नाम। तो इसको कोई कोई टीचर नंबरों में रख लेता है कि 36 है, लेकिन 36 कैसे मान लेंगे, 35 तक। उसके बाद में अगर ये पूछ लिया जाए कि उपन्यास का समापन किस शीर्षक से किया है, तो हम कहेंगे, वहां पर कहेंगे हम पलायन संगीत से इस नाटक का, इस उपन्यास का
समापन किया गया है। तो 35 परिच्छेदों में विभाजित है। इसके अंत में पलायन संगीत शीर्षक से उपन्यास का समापन किया गया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इस उपन्यास को रिपोर्टाज शैली में लिखा गया। इम्पोर्टेंट, इस उपन्यास को रिपोर्टाज शैली में लिखा गया। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में शुक्ल जी ने क्या कहा, मतलब श्रीलाल शुक्ल जी ने क्या कहा है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? सब कुछ इसमें दे दिया उन्होंने कि किस तरीके से समाज में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जितनी ये मजबूत हो रही हैं और उसी के अनुसार ये उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है ना। आज के समय में ये यानी इसमें ये है कि यथार्थ को दिखा रहा है, आज के समाज के यथार्थ को दिखा रहा है कि किस प्रकार ये उपन्यास 1968 में लिखा गया, लेकिन आज भी इसमें हमारे समाज की, आज के समाज की सच्चाई इसमें है। इस उपन्यास में आज के समाज की सच्चाई हमें नजर आती है। तो ये किसने कहा है कि जैसे जैसे उच्च स्त्री वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। अब ये पूछ लिया जाए कथन किसका है, तो श्रीलाल शुक्ल का कथन है ये उन्होंने कथन कब लिखा, किस पुस्तक में? राग दरबारी की पुनर्प्रकाशन की भूमिका में, जब इसका पुनर्प्रकाशन आया उसकी भूमिका में उन्होंने ये कथन कहा है। इसके बाद में आते साथियों कि इस उपन्यास में आजादी के बाद उत्तर भारत के गांव में फैली विसंगतियों का चित्रण किया गया है। आ रहा है समझ में कि इस उपन्यास में आप पूछ लिया इसमें क्या है कि कौन से दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत और पश्चिम भारत, किस भारत की इसमें चर्चा की गई। तो इस उपन्यास में आजादी के बाद उत्तर भारत के गांव में फैली विसंगतियों का चित्रण किया गया है। इसके बाद में और इसमें क्या है कि शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति, भ्रष्ट राजनीति, लचर न्याय प्रक्रिया, गांव में अपनी रंजिशें आदि का चित्रण है इस उपन्यास में। और क्या है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की यहाँ धज्जियां उड़ा दी गई हैं, इस उपन्यास में दिखाया है। और भ्रष्ट राजनीति है, भ्रष्ट राजनीति ने किस तरह, भ्रष्ट राजनीति प्लस लचर न्याय, लचर माने फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबल कि अगर हमें इसके पक्ष में चाहिए गलत है और हमें इसी का पक्ष लेना है, तो हमें अपने न्याय को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपने कानून को कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है कि शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति, भ्रष्ट राजनीति, लचर न्याय प्रक्रिया, गांव में आपसी रंजित आदि का चित्रण है इस उपन्यास में। उसके बाद में इस उपन्यास में आदर्श तथा यथार्थ का द्वंद है, ये आ रहा है समझ में, आदर्श और यथार्थ का द्वंद है, क्योंकि कहीं कहीं तो इसमें आदर्शवाद दिखाई दिया है ना, और कहीं कहीं यथार्थता नजर आ रही है, तो इन दोनों का द्वंद है ना। उसके बाद में हम चलते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग के माध्यम से पोल खुली है। इस उपन्यास में भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को व्यंग के माध्यम से पोल खुली गई है। अब आते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय में हमें ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत हमारे लिए जरूरी है साथियों, पात्र परिचय को याद रखना। तो देखते हैं वैद्य जी। वैद्य जी कौन है इस उपन्यास में? वैद्य जी कौन है? तो वैद्य जी उपन्यास के नायक कह सकते हैं, उपन्यास के नायक कह सकते हैं वैद्य जी को। और इसके केंद्रीय पात्र यानी सत्ता के पात्र हैं ये, सत्ता के केंद्रीय पात्र हैं ये। व्यवहार कुशल हैं, दोहरे चरित्र वाले हैं, रिश्वतखोर हैं, आदि गुणों से ये भरपूर है। छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड है। ये प्रश्न आया है ये प्रश्न आया है कि गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड कौन थे, या ये यूजीसी नेट के एग्जाम में आया है कि गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड कौन थे, तो वैद्य जी थे, है ना। अब आगे चलते रंगनाथ। रंगनाथ कौन है? ये मुख्य पात्र है।
रंगनाथ कौन है? ये है मुख्य पात्र। ये वैद्य जी का भांजा है। 5-6 महीनों की छुट्टी में अपने मामा के घर पे आता है। ये इतिहास विषय से एमए और पीएचडी कर रहा है। इसने इतिहास विषय में एमए कर लिया है और पीएचडी कर रहा है। ये हमको पूछ लिया जाता है कि रंगनाथ का रिश्ता क्या है वैद्य जी से, या वैद्य जी का कौन लगता है, ये क्यों आया है, किस विषय में इसने एमए कर लिया है, किस विषय से पीएचडी कर रहा है, तो ये हमको याद रखना है। बद्री पहलवान। बद्री पहलवान कौन है? ये वैद्य जी का बड़ा बेटा है। ये वैद्य जी का बड़ा बेटा है। अपने पिता के सेम नक्शे कदमों पे चलता है वैद्य जी। सॉरी, ये बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा है। अपने पिता के सेम नक्शे कदमों पे चलता है। सेम पिता जैसी नीति उसने अपना रखी है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। अब आते रुपन बाबू। रुपन बाबू कौन है? ये रुपन बाबू वैद्य जी का छोटा बेटा है। 10वीं में कई बार फेल हुआ है ये। अपने ही कॉलेज हंगामल इंटर कॉलेज में पढ़ता है ये, और युवाओं का प्रतिनिधि है ये। गयाद्दीन की बेटी बेला से ये प्रेम करता है। बेला नाम की एक स्त्री है इसमें, उससे प्रेम करता है, एक तरफा प्रेम करता है। गयाद्दीन की बेटी कौन है? बेला, उससे एक तरफा प्रेम करता है। अब आते प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है? छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। चाटुकार और चुगली करने वाले व्यक्ति हैं। ये वैद्य जी के व्यक्ति हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल बनाए इन्होंने, क्योंकि वैद्य जी की चाटुकारिता करते हैं, चुगली करते हैं, उनकी हमें हाँ कर रखते हैं। इसी वजह से उनको प्रिंसिपल का पद दे रखा है वैद्य जी ने। उसके बाद में देखते हैं कि मास्टर मोतीराम। मास्टर मोतीराम किस विषय के मतलब मास्टर हैं? अगर ये पूछ लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि ये विज्ञान के शिक्षक हैं। मास्टर मोतीराम, ये विज्ञान के शिक्षक हैं। साथ ही आटा चक्की का काम करते हैं। ये पूछा है साथियों, ये प्रश्न आया है कि आटा चक्की का काम कौन करता है, क्योंकि जब ये पढ़ाते हैं और गांव की लाइट चली जाती है तब ये पढ़ाने आ जाते हैं, और जब इनको पता चला कि लाइट आ गई है तो ये क्लास छोड़ करके चले जाते हैं कि पहले मैं आटा पीस के आऊं फिर लाइट चली जाएगी। इनकी ये व्यवस्था है। इसीलिए कहा शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है इसमें कि बस मतलब भ्रष्ट भ्रष्ट हो चुकी है ना शिक्षा, इन लोगों ने भ्रष्ट कर रखा है। तो इसीलिए ये कहा मास्टर मोतीराम विज्ञान के शिक्षक हैं, छंगामला इंटर कॉलेज में ही। साथ ही आटा चक्की का काम करते हैं। लाइट आई कि क्लास पढ़ाती हुई क्लास को छोड़ के चले जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। बच्चों की चिंता नहीं, शिक्षा की चिंता नहीं है। समय बर्बाद हो रहा बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको अपना आटा पीस के आना है, महाराज ऐसे हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, ये है खन्ना लेक्चर। ये खन्ना जो टीचर हैं ये हैं अच्छे व्यक्ति, है ना। जब ये अच्छे हैं तो इनको भाई कौन बर्दाश्त करेगा, है ना। अच्छा व्यक्ति कहाँ तक रह थोड़ी नहीं पाएगा, न ये लोग रहने देंगे। खन्ना लेक्चरर हैं, ये इतिहास के शिक्षक हैं। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि खन्ना कौन सी विषय पढ़ाते थे, तो ये इतिहास के शिक्षक हैं और ईमानदार हैं तथा गबन का विरोध करते हैं। गबन का विरोध करते हैं, और अंत में जब ये ज्यादा ईमानदारी से अपनी ईमानदारी से ईमानदारी निष्ठा से ये कार्य करते हैं तो सब किसी को इनका कार्य भाता नहीं है। तो इन्हें गबन का विरोध करने के मतलब ये गबन का विरोध करते हैं, जो जिस तरीके से इन्होंने वैद्य जी ने और ये और मास्टरों ने नीति अपना रखी थी उसका ये विरोध करते हैं कॉलेज में। इसी के कारण इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, यानी नौकरी चली जाती है। सब मिलकर इनकी नौकरी छुड़वा देते हैं। उसके बाद में आते हैं मालवीय मास्टर। मालवीय मास्टर खन्ना के साथी, यानी ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, खन्ना का ही साथ देते हैं। अब आते हैं छोटा पहलवान। छोटा पहलवान कौन है? बद्री का चेला है, यानी वैद्य जी का बड़ा बेटा है बद्री पहलवान, उसका चेला है ये। जब उसी का चेला होगा तो सेम उसी जैसा होगा। तो छोटा पहलवान बद्री का चेला है, पिता की हत्या कर देता है ये, पिता की हत्या कर देता है कुल्हाड़ी से। तो आप समझ लो ये कैसा हो सकता है ना, क्योंकि गुंडे के साथ रहेगा तो गुंडे ही का काम करेगा ना। तो बद्री पहलवान का चेला है ये छोटा पहलवान, पिता की हत्या कर देता है कुल्हाड़ी से। अब जाता है जोगनाथ। जोगनाथ कौन है? ये जोगनाथ महाराज कौन है? स्थानीय गुंडा है। गुंडे ही मिलेंगे सबसे ज्यादा इसमें। यही यही तो यथार्थता इसमें इस उपन्यास में दिखाई गई है ना। यही चीज तो दिखाई गई है कि किस तरीके से हमारे सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त व्यस्त चल रही है ना। समाज के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सारे शोषणों को उन्होंने दिखाया गया, किस तरीके से समाज का शोषण ये लोग करते हैं।
है ना? तो वो चीज़ दिखाई गई कि जोगनाथ, जोगनाथ कौन है? स्थानीय गुंडा है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा-सा इसको कम स्पीड कर लेना। जोगनाथ, जोगनाथ कौन है? स्थानीय गुंडा है ना? वैद्य जी का आदमी है। अब आप समझ लो जो वैद्य जी का आदमी होगा वो वैद्य जी जैसे ही होगा, है ना? उसके बाद आते हैं रामस्वरूप। रामस्वरूप कौन है भाई? इनको भी देख लें। रामस्वरूप है कोऑपरेटिव के सुपरवाइजर, कोऑपरेटिव के सुपरवाइजर है। शनिचर, अब ये था शनिचर। ये महाराज सिर्फ बनियान पहने मतलब अंडरवियर में घूमते रहते हैं, है ना? बनियान तो तब पहनेंगे जब इन्हें लगेगा कि हाँ आज कोई खास मौसम मतलब दिन है, तब पहनेंगे बनियान, वरना अंडरवियर में घूमते हैं। शनिचर, इनको मंगलदास, है ना? मंगलदास इनका नाम है। शनिचर और मंगलदास एक ही व्यक्ति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शनिचर का दूसरा नाम क्या है, और कई सारे नाम 2-4 ऑप्शन दे दिए जाए और मंगलदास रख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मंगलदास। तो ये वैद्य जी का नौकर है मंगलदास यानी शनिचर। ये वैद्य जी का नौकर है, हिल रही है। ये वैद्य जी का नौकर है। ये कौन सा काम करता है? भांग पीसता है। अंत में महाराज जी को एक पद प्राप्त हो जाता है प्रधानी का। यानी वैद्य जी की एक कठपुतली है, बस कठपुतली की तरह ये नाचते हैं महाराज, और वैद्य जी जो चाहते हैं उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो अंत में ये गांव का प्रधान बनाया जाता है। अब आते हैं राधे लाल। अभी ये प्रश्न आया था साथियों एक बार यूजीसी नेट में कि राधे लाल, राधे लाल कौन है ना? झूठी गवाही देने वाला वैद्य जी का साथी। एक यूजीसी नेट के कौन सी डेट सन में आया था वो मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, बट उसमें ये कहा है कि झूठी गवाही देने वाला कौन है? तो कौन है? राधे लाल। झूठी गवाही देने वाला कौन है? राधे लाल। ये वैद्य जी का आदमी है। वैद्य जी के कोई भी आदमी उससे उम्मीद मत रखना कि वो अच्छा व्यक्ति होगा, है ना? आप समझ सकते हैं। अब आते लंगड़। ये लंगड़, अभी ये है आम आदमी का प्रतीक, यानी आम आदमी का प्रतिनिधि है ये लंगड़। भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो चुका है बेचारा। 7 साल से खेत की नकल निकलवाने के लिए घूम रहा है, बट इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी यही होता है समाज में। जब जाते हैं आप तहसील पे जाओ, दीवानी पे जाओ, कहीं भी जाओ, व्यक्ति खड़ा है अपने कार्य के लिए, कोई सुनवाई नहीं है ना? ऐसी ही व्यवस्थाएं चल रही हैं आज के समाज में भी। ये उपन्यास क्यों प्रासंगिक है आज के समय में? इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसमें वो सारे भ्रष्टाचार इसमें लिखे हो जो आज के समाज में चल रहे हैं। ये इसीलिए ये उपन्यास हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। पढ़िए, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। जब अभी तो समय इतना नहीं है कि आप मूल उपन्यासों को, मूल पुस्तकों को पढ़ सकें। पेपर वाले भाई बहनों से बोल रही हूँ, आप जब समय मिले तब इनको पढ़ो। बड़ा इंटरेस्ट आता है और लगता है कि ये चीजें हमारे साथ इर्द गिर्द हो रही हैं। और यही लेखनी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला पाठक एकदम मुग्ध हो जाए, उसे लगे, उसे अनुभूत होने लगे कि ये सारी व्यवस्थाएं, सारी अस्त व्यस्त जो भी चल रहा है मेरे आसपास ही घूम रहा है, सब कुछ हमारे आसपास घूम रहा है। तो हमको उस चीज से ये चीज हमें सीखनी चाहिए, मतलब, है ना? तो लंगड़ कौन है? आम आदमी का प्रतिनिधि है, भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है, और 7 साल से ये ना, आप देखो 7 साल से बेचारा 7 साल से खेत की नकल निकलवाना चाह रहा है, बट निकल नहीं पा रही है अभी तक। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। हाँ, 7.5 साल से ये खेत की नकल निकलवाना चाह रहा है, बट निकलवा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि निकालने नहीं दे रहे। उसकी सुनवाई नहीं हो रही भाई, गरीब इंसान की नहीं सुनवाई होती है। आम आम व्यक्ति की सुनवाई नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी समाज में यही व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं आज भी हैं, नहीं सुनवाई होती है भाई। शिक्षा के द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है, इसीलिए कहते हैं शिक्षा प्राप्त करो। कम खाओ, कम घूमो, कम पहनो, कम सो, पर शिक्षा प्राप्त करो। बिना शिक्षा के आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। चलो अब आते हैं उपन्यास पे। अच्छा, बाबू रामदीन। बाबू रामदीन कौन है? ये सिपालगंज की ग्राम सभा के अंतर्गत भीखमर खेड़ा का रहने वाला व्यक्ति है। कौन? बाबू रामदीन। कलकत्ता में अफीम की खेती करता है। ये देखो, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कलकत्ता में अफीम की खेती कौन करता है, ये पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना बाबू रामदीन। खेती की आड़ में ये जुआ का धंधा चलाता है। आप देखिए,
खेती की आड़ में ये जुआ का धंधा कर चलाता है। अब आते गयादीन। गयादीन कौन है? गाँव का साहूकार है। गाँव का साहूकार है, कपड़े की दुकान है, चालाक व्यक्ति है। बेला इसकी बेटी, बेला का पिता है, यानी जो बद्री पहलवान से प्रेम करती है। लेकिन इससे प्रेम कौन करता है? रुपल बाबू करते हैं, एक तरफा प्रेम करते हैं। रुपल बाबू कौन है? वैद्य जी का छोटा बेटा है। और बद्री पहलवान कौन? वैद्य जी का बड़ा बेटा है। ठीक है। और रंगनाथ कौन है? रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है। अब बेला, बेला कौन है? गयादीन की बेटी है, पुत्री है, बद्री से प्रेम करती है। बलराम, बलराम कौन है? वैद्य जी का आदमी है, वैद्य जी का आदमी है बलराम। अन्य पात्रों में हम पात्रों को याद रखते जा रहे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, याद भी रखना है हमको। अन्य पात्रों में आते कालिका प्रसाद, रिपुदमन, कुशहर प्रसाद, सर्वदमन सिंह, शत्रुघ्न सिंह। ये हैं आपके अन्य अन्य पात्र। अब देखते हैं कुछ कथन इस उपन्यास के। इस उपन्यास के कुछ कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, मैंने बोल ये हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया के समान है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ये आप सोचिए इसमें कितना सब कुछ छिपा है कि वर्तमान शिक्षा। अब ये मत कहना कि ये किसने कहा है, क्योंकि इस मैंने जब ये चीज पढ़ी तो यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि किसने कहा है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको ये लगेगा कि सिस्टर, देखो यहाँ पे जब रंगनाथ उस ट्रक में बैठ के जाता है ना, और ड्राइवर है वहां पे, चौकीदार भी आ जाता है, तो पैसे वैसे मांगते हैं, तो पता ही नहीं चल रहा इसमें कौन कह रहा है इस चीज को कि अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा जरा 2 रुपए तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब, मैं रुपया क्यों दूं? चपरासी ने ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वो रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझे इस तरह तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो। तुम्हारी यह तालीम है, यही तालीम है। तो अब आता है, ये हमारी लाइन है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी उस कुतिया है, पड़ी हुई कुतिया है, जैसे कोई भी लात मार सकता है। ये मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये पूछा है पिछले एग्जामों में, यूजीसी नेट के एग्जाम में, ये मैंने पूछा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। और फिर उसके बाद में आता कि जिस तरह अपर और लोअर क्लास में यात्री एक ही बस में सफर करते हैं, उसी तरह लड़के भी साथ साथ पढ़ लेंगे। पढ़ने की बात चल रही है ना कि लड़के लड़की एक ही क्लास में पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल शिक्षक से कहता है। प्रिंसिपल कौन है इसमें? मैंने बताया था प्रिंसिपल कौन है, खन्ना जी है ना, खन्ना जी जो प्रिंसिपल। एक मिनट में देख लेती हूँ। ना ना, प्रिंसिपल खन्ना जी नहीं है। खन्ना जी तो अच्छे व्यक्ति हैं, इतिहास के टीचर है ना, और मास्टर मोतीराम विज्ञान के आटा चक्की चलाते हैं। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल दिया, नाम नहीं दिया है। प्रिंसिपल छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल चाटुकारा चूली करने वाले व्यक्ति हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि जिस तरह अपर और लोअर क्लास में यात्री एक ही बस में बैठकर बस के में सफर करते हैं, उसी तरह लड़के लड़के भी साथ साथ पढ़ लेंगे। कौन कहता है? प्रिंसिपल कहता है। किससे कहता है? शिक्षक से कहता है। अब आते हैं कि इस देश में लड़कियों का ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। ये कहा है किसने? लंगर ने। लंगर कौन है इसमें? आम आदमी का प्रतिनिधि है। उसने कितनी बड़ी बात कही है। आप इसको उस तरीके से ले जाइए कि ये सारी व्यवस्था हमारे आमने सामने हो रही है। तो कहते इस देश में लड़कियों का ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। कौन कहता है? लंगर कहता है। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। ये किसने कहा है? श्रीलाल शुक्ल जी ने कहा है। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। किसका कथन है ये? श्रीलाल शुक्ल जी का। तो साथियों, हमारा ये उपन्यास यहाँ समाप्त होता है। आपने देख लिया, मैं एक संक्षिप्त इसकी समरी कर रही हूँ कि राग दरबारी उपन्यास विदा है उपन्यास, प्रकाशन हुआ 1968 में, और इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का जन्म है 1925 से 2011। इस लेखक का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1968 है। इसको लिखना प्रारंभ 1964 में होता है, 1967 में पूरा हो जाता है। 1968 में इसका प्रकाशन, 1969 में इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 35 परिच्छेदों में इसको विभाजित किया गया है। उपन्यास का अंत पलायन संगीत के नामक शीर्षक से किया गया है। उसके बाद में आपको रिपोर्टर शैली में, व्यंग शैली में भी है ये,
और क्या है इसका इसका नाट्य रूपांतरण किसने किया? गिरीश रस्तोगी ने किया। किस नाम से किया? रंगनाथ की वापसी से किया। ये इसके हो गए महत्वपूर्ण उपन्यास महत्वपूर्ण तथ्य। और आपको मैंने बता ही दिया जो महत्वपूर्ण है, इसमें उत्तर भारत के गाँव की चर्चा की गई है ना? और उपन्यास इनके और भी थे, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो आप साथियों आप बताना आपको कैसी लगी ये क्लास, और आपको अगला टॉपिक अगले कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए? हालांकि मैं उपन्यास पे लेके आऊंगी मेला आंचल, है ना? मैं उस पर क्लास लेके आऊंगी। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, और कमेंट में बताओ मुझे कैसी लग रही है आपको क्लास। जब तक आप लोग अपनी तरफ से नहीं बताएंगे तो मुझे कैसा लगेगा, मतलब क्या महसूस कर पाऊँ मैं कि आपके पास मैटर अच्छा पहुँच रहा है, या फिर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता होती है, हो सकती है सुधार की आवश्यकता, लेकिन मैं जितना आपको मैटर दे रही हूँ, पेपर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं आपके पास पीडीएफ के अनुसार आपको पढ़ा सकूँ, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, बहुत अच्छा मैटर आपके पास पहुँच रहा है। तो साथियों आप मुझे बताना आपको कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।